हाँ भाई, तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सीधा सीधा मतलब है कि जो पूरी अकाउंटिंग है, जो पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग साइकिल जो है वो बेस्ड है कुछ सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, एजम्पशंस, कन्वेंशंस पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे। जिसमें हमारे जानने के लिए जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो कौन सा है? वो है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कह लो, या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कह लो, या गोइंग कंसर्न एजम्पशन कह लो। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाम से ही देखो पता चलता है भैया, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, सारा जो खेल है वो नाम का है। ठीक है, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा, मैं कह रहा हूँ नाम में ही सब कुछ रखा है। गोइंग मतलब चलते चले जाना, कंसर्न मतलब हम उस बिजनेस एंटरप्राइज को कह रहे हैं, जब हम जिस चीज के लिए रिलेट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा प्रिंसिपल, यानी कि जो अकाउंटिंग जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उसमें जो पहला प्रिंसिपल है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल बिजनेस will exist up for a very long period of time in future and is not supposed to shut down in near future। मतलब ये हो गया इसका कि बिजनेस जो है वो आज मैंने एक्स बिजनेस खोला, आज मैंने एक्स लिमिटेड को खोला, तो इसका मतलब है कि एक्स लिमिटेड जो है वो लंबे समय तक और अनंत काल तक चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। और हम कभी भी, या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ओनर, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी प्रोप्राइटर ये सोच के बिजनेस नहीं खोलता है कि उसका बिजनेस निकट भविष्य में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि बिजनेस लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, बिजनेस जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको लगातार चल रहा है, और ठीक है वो कभी रुकने वाला नहीं है। रेदर देन अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, अगर ऐसा बिजनेस हमने नहीं खोला हुआ है, कंपनियों का बिजनेस अगर हमने खोला हुआ है, तो ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ट्रैक से अलग आके पहले एक जरूरी चीज बता दूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो 5 हैं। जो सबसे पहला आया वो आया क्या, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, जिसमें सोल का मतलब होता है सिंगल ओनर, सिंगल ओनर था। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। फिर दूसरा फॉर्मेट जो इंडिया में चला, जिसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, जिसमें कर्ता सुप्रीम मेंबर होता है, सुप्रीम हेड होता है। ठीक है, और देखना ये क्रोनोलॉजी का सारा खेल है, ये ऐसे मतलब हवा में नहीं है कि ऐसे बिना क्रोनोलॉजी के चल रहा है ये। ठीक है, सबसे पहले आया सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप से नेक्स्ट स्टेप आया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा उससे बड़ा बिजनेस आया, ठीक है, जो इन दोनों से भी बढ़िया था, और वो बिजनेस था पार्टनरशिप। ठीक, इसमें भी मगर अभी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। चौथा आया, पार्टनरशिप के बाद आया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बिजनेस। ठीक है, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड थी मगर एक सर्टेन लेवल तक। और पांचवा और दुनिया का अभी तक का सबसे फ्लेक्सिबल वर्जन ऑफ बिजनेस, इसके बाद कोई नया तरीका बिजनेस का नहीं आया है, और उसको हम कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों का बिजनेस आया है। हाँ, अब जब हम इसमें अंदर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ पे लिमिटेड है, कहाँ पे अनलिमिटेड है, कहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ये कंपनी में है। तो ये आया। ठीक है, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो, ठीक है, बेसिकली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस के लिए है। यार एक मैं सीधी सीधी बात बताऊं, पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो फॉलो होते हैं वो मोस्टली कंपनी बिजनेस के लिए होते हैं, यानी कि बड़े फॉर्मेट ऑफ बिजनेस के लिए ही होते हैं। मैं बात कर रहा था भैया कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का बड़ा सीधा सीधा मतलब है, और बहुत सीधा सीधा कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कंसिस्टेंट। ठीक, अब कंसिस्टेंसी को ऐसे सुन लो कि वंस अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डेड या एडॉप्टेड, एक बार आपने जो भी अकाउंटिंग के मेथड एडॉप्ट कर लिए हैं, दैट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, अनदर टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ एंड सो ऑन। मतलब जैसे मान लो जब हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल एंट्री के 2 ऑप्शंस होते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो हम जर्नल बना सकते हैं, या तो हम सब्सिडरी बुक्स बना सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहती है, अब सब्सिडरी मान लो हमने फॉलो कर लिया सब्सिडरी, ठीक है, और हमने भविष्य में डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की, और डिप्रिसिएशन के कई सारे मेथड होते हैं। अब अगर आपने एसएलएम मेथड फॉलो कर लिया है डिप्रिसिएशन के लिए किसी एक पर्टिकुलर एसेट पे, तो ये नहीं कि फर्स्ट ईयर एसएलएम फॉलो करेंगे, सेकंड ईयर डब्ल्यूटीवी,
थर्ड ईयर एन्युटी, फोर्थ ईयर मशीन और रेट, फिफ्थ ईयर फलाना, ऐसा नहीं होगा। जो आपने एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर ली है, अकाउंटिंग के जो मेथड होते हैं, जो एक मेथड तुमने अडॉप्ट कर लिया है, वो मेथड हर साल एक ही जैसा रहेगा। दैट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, और वो कभी बदला नहीं जा सकता। ठीक, तो अब एक सवाल खड़ा हो गया कि यार ये तो बहुत रिजिड बात है, अगर नहीं बदला जा सकता तो मान लो आज बिजनेस छोटा है तो हमने इजी मेथड यूज किया, कल के दिन बिजनेस बड़ा हो गया तो अब दूसरे मेथड चाहिए ना। ठीक, तो क्या ये एकदम नहीं बदला जा सकता? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बदला जा सकता है, इट कैन बी अल्टर्ड। जैसे मान लो कि आज हम एक्स मेथड पे काम कर रहे हैं, हमने 10 सालों तक एक्स मेथड पे काम किया, बिजनेस हमारा बड़ा हो गया, अब हम जरूरत के हिसाब से वाई मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो कि जरूरी भी है हमारे बिजनेस के लिए, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, जरूरी है। ठीक है, 11th ऑनवर्ड्स हम वाई मेथड चाहते हैं कि हम वाई मेथड अडॉप्ट करें, मगर कंसिस्टेंसी कहती है कि आप बदल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं, आप बदल सकते हैं, एक्स से वाई पे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। आप एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लीजिए, मतलब अपने जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, वो सबकी सहमति ले लीजिए, मेजॉरिटी में आप आ जाइए, वोट करा लीजिए। मोर देन 75% वोट्स अगर फेवर में पड़ जाते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं? चेंज करा सकते हैं। ठीक, अब कंपनी का जो एमडी है या सीईओ है, ठीक है, या जो भी कंपनी का बोर्ड मेंबर है, उसने ये चीज जान ली कि यार हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के हर साल हम बदल तो सकते हैं, हम जब चाहे तब बदल सकते हैं, बस रूल बदलने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना जरूरी है। वो क्या निकला? वो काइया निकला। ठीक है, वो 12वें साल फिर एक्स मेथड पे चला गया, 13वें साल फिर वाई पे चला गया, अब वो हर साल एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कर रहा है। ये कर सकते हैं क्या? नहीं। एक बार तुमने मेथड अडॉप्ट किया, 10 साल चलो, फिर 10 साल 5 साल 8 साल जितना भी हो रहा है चलो। ठीक है, ये नहीं कि तुमको कमी मालूम पड़ गई कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के फला काम कर सकते हैं तो तुम रोज रोज स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करा रहे हो। अरे रोज स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास कराओगे तो बाकी के काम कहाँ करोगे, कब करोगे? ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि वंस मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड, जैसे एसएलएम अडॉप्ट कर लिया तो दैट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ठीक है, डब्ल्यूडीबी अडॉप्ट कर लिया तो दैट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ठीक है, ये होता है भैया कंसिस्टेंसी। हाँ यस, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये छोटा लेवल है, इसका जो ब्रॉड नेम है उसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, चूंकि कंपनियों से ये उठाया गया है टर्म सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं। एज पर दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस, दे बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड बिजनेस ओनली एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ, and being as an accountant we must do accounting for business not for businessman। मतलब क्या है दोस्तों? देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये है बिजनेस, यानी कि ये हैं आपके अंबानी जी, ये हैं आपके अंबानी साहब, और ये है आपका अंबानी साहब का बिजनेस। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंबानी जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दो अलग अलग इंसान हैं। अब अंबानी साहब तो बीइंग एज ए इंसान दिखाई देते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मगर रिलायंस लिमिटेड जो कंपनी है ये दिखाई देती है क्या? नहीं। ठीक, कंपनियों के बिजनेस में सिर्फ ये सहूलियत मिलती है, बाकी ना पार्टनरशिप में मिल रही है, ना सोल में मिल रही है, ना हिंदू में मिल रही है, ना कोऑपरेटिव में, कहीं नहीं। ठीक है, ये दो अलग अलग इंसान हैं, यानी कि ये है पर्सन 1 और ये है पर्सन 2। ठीक है, ये बता रहा है कि ये अलग अलग इंसान हैं। और हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग अंबानी के लिए कर रहे हैं कि रिलायंस लिमिटेड के लिए? तो हमारी जो अकाउंटिंग होती है, जो हम पढ़ते हैं, वो हम किसके लिए पढ़ते हैं? बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने अभी अब इंग्लिश में बोला था, एंड बिजनेस ओनली एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे मेरा एग्जिस्टेंस तो मेरी माँ बाप की नज़र में, मेरे घर परिवार की नज़र में, मेरे दोस्तों की नज़र में, समाज की नज़र में, इस देश की नज़र में मेरा एग्जिस्टेंस है कि मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा डीएल है, मेरा वोटर आईडी है, ठीक है, मेरा पासपोर्ट है। इनका एग्जिस्टेंस कहाँ है? ठीक है, तो इनका एग्जिस्टेंस किसकी नज़र में होता है? कंपनियों का एग्जिस्टेंस लॉ की नज़र में। जैसे हमारी जो
जन्मदात्री हैं, जो मुझे जन्म हमें देती हैं इंसानों को, वो हमारी माँ है। ठीक है, तो हमारा एग्जिस्टेंस किससे है? हमारी माँ से है। तो कंपनियों का एग्जिस्टेंस किससे है? लॉ से है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं क्या कि लॉ इज द मदर ऑफ बिजनेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लॉ जो है वो बिजनेस की मदर है। ठीक है, फादर ऑफ बिजनेस नहीं बोला जाता है, मदर ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। ये बात बड़ा ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ बिजनेस नहीं है, मदर ऑफ बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मदर ऑफ बिजनेस है लॉ जो है। ठीक, यानी कि बिजनेस जन्म कैसे लेता है? लॉ से। तो बिजनेस को मार कौन सकता है? खत्म कौन कर सकता है? कंपनियों को खत्म कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये लॉ से खत्म होती हैं। यानी कि प्रोप्राइटर या ओनर के रहना या न रहना, ऐसा थोड़ी है कि जब धीरू भाई अंबानी साहब ने रिलायंस शुरू किया था तो धीरू भाई अंबानी साहब जब नहीं रहे तो रिलायंस खत्म हो गई। चल रही है रिलायंस, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, उसके बाद उनके सक्सेसर आए अनिल और मुकेश, फिर इनके सक्सेसर आएंगे और ये चलती रहेगी, टू बी कंटिन्यू। जेआरडी ने टाटा शुरू किया था 1906 में, तो ऐसा थोड़ी है कि जेआरडी के नहीं रहने के बाद टाटा खत्म हो गई। टाटा चल रही है, उनके सक्सेसर चला रहे हैं। रतन टाटा नहीं रहेंगे, कोई और चलाएगा। ठीक है, वो तो सक्सेसर्स हैं। ठीक, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एक सवाल जैसे है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कैपिटल इज द लाइबिलिटी। कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है? कैपिटल लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि पैसा इस कंपनी में कौन लगा रहा है? अंबानी लगा रहे हैं। यानी एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा दे रहा है। ठीक है, तो मैंने अगर पैसा यहां दिया तो मैंने इनसे पैसा लिया। मैंने पैसा लिया का मतलब क्या है भैया? ठीक है, कि नाउ आई एम लाइबल टू रिटर्न द अमाउंट विच इज नोन एज कैपिटल टू मिस्टर अंबानी। तो मेरे लिए कैपिटल क्या है? अकाउंटिंग तो हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, तो रिलायंस के लिए का कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। जस्ट बिकॉज नाउ रिलायंस इज लाइबल टू पे। अब जब तक मैं नहीं चुकाऊंगा तब तक अंबानी साहब इस पे इंटरेस्ट लेंगे। जब तक मैं बैंक से अपना पूरा पैसा नहीं निकाल लेता हूँ, बैंक से मैं इंटरेस्ट लेता रहता हूँ ना, क्योंकि मेरा पैसा बैंक के पास है और बैंक एक इंसान है, जैसे मैं एक इंसान हूँ। ठीक, तो मेरा पैसा अगर दूसरे के पास है तो हम इंटरेस्ट लेते हैं। सेम वही फंडा है भैया। इनका पैसा अगर यहाँ पे है, मैं इनके पैसे से बिजनेस कर रहा हूँ, फल फूल रहा हूँ, अपना बिजनेस खूब बड़ा हो रहा है, तो अंबानी साहब को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अंबानी का पैसा यहाँ नहीं लगा होता तो कहीं और लगा होता, कहीं और लगा होता तो वो कहीं और से रिटर्न कमा रहे होते। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग इंसान हैं। बिजनेस जो है वो लॉ की नज़र में एग्जिस्ट करता है। अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं। इसीलिए अंबानी जब अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? ड्राइंग। ठीक है, और उस पे अंबानी को भी अंबानी को भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सीधी सी रूल है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भैया। ठीक है, हाँ भाई देखो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? कल हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, ये है हमारी अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, ये ACC लिख दिया हूँ। अकाउंटिंग साइकिल जो स्टार्ट होती है ट्रांजेक्शन से, फिर कम टू द जर्नल्स और सब्सिडरी बुक, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर आपका है फाइनल अकाउंट्स। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर पीरियड होता होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने अभी बिजनेस खोला और 15 दिन बाद आपको अपना प्रॉफिट जानना है। आज बिजनेस में पैसा लगाया, 15 दिन बाद करोगे प्रॉफिट कितना हो जल्दी बताओ। आज बिजनेस खोला, 2 महीने बाद तुम कह रहे हो प्रॉफिट कितना हो जल्दी बताओ। ठीक है, या आज बिजनेस खोला और 25 साल तक छोड़ दिया, अरे ठीक है होगा ना, अब 25 साल बाद उठे प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक, तो ये नहीं है, एक प्रॉपर पीरियड है। तो अकाउंटिंग जो होती है, ये पूरी जो साइकिल है, ये एक पीरियड में रन करती है, एक स्पैन ऑफ टाइम में रन करती है, और वो होना चाहिए कितना? 1 साल का। ठीक है, अब इसके बाद अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अकाउंटिंग एक प्रॉपर पीरियड में होना चाहिए। वो पीरियड कितना होना चाहिए? पीरियड ऑफ 12 मंथ और 365 डेज और 1 ईयर। ठीक है, और एक चीज जो मैं छोड़ रहा हूं, और इन बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो 1 साल से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से बड़ा है तो आप ऑपरेटिंग साइकिल लेंगे, और अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से छोटा है तो आप 1 साल लेंगे। बहुत सीधी सी बात मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 1 साल से बड़ी है तो आप ऑपरेटिंग साइकिल लेंगे, और अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से छोटी है तो आप 1 साल लेंगे। विच एवर इज हाइयर, ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑपरेटिंग साइकिल CYCLE। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल और पीरियड ऑफ 1 ईयर।
पीरियड ऑफ 1 ईयर विच एवर इज हायर, हम उसे ही अकाउंटिंग पीरियड में लेंगे अपने, ठीक है। या तो 1 साल या तो अकाउंटिंग साइकिल, दोनों में से जो जाता हो। मान लो कि तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 10 महीने की है, तो तुम क्या लोगे, 10 महीने लोगे कि 12 महीने लोगे? जाहिर सी बात है कि 12 महीने लोगे। ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने की है और ईयर जो होता है वो तो 12 ही महीने का होता है, ठीक है, ठीक है, वो 12 मंथ्स का है, तो क्या लोगे, 12 मंथ्स ही लोगे। ऑपरेटिंग साइकिल अगर 14 मंथ्स की है और ईयर है तुम्हारा 12 मंथ्स का, तो क्या लोगे, तब 12 की 14, तब 14 लोगे, विच एवर इज हायर का कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, ये बात याद रख लेना। अब इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें और बताता रहा हूँ जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है, तुरंत तत्काल प्रभाव से। ये मुस्कान की चमकान कहीं और, ठीक, तो चलो भैया, एक है तुम्हारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है भैया? कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है एक पर्टिकुलर ईयर में। जैसे ये जो कैलेंडर ईयर है ये चल रहा है आपका जनवरी 1 2022 से और चलेगा कब तक, 31 ऑफ द दिसंबर 2022 तक। एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताने में और फिर ये बताने में कि लोग कंफ्यूज हैं, दोनों तरफ से मुझे बड़ा सुकून मिलता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो फिलहाल भारत में कुछ लोग दावा करते हैं कि नहीं फाइनेंशियल ईयर की कोई रिजिड डेट नहीं है, गलत लोग दावा करते हैं जो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर की कोई रिजिड डेट नहीं है, इंडिया में फिलहाल है। और फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल ऑफ द ईयर से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग ईयर है, ठीक है, वहां तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। जैसे अभी की मैं बात करूं तो अभी का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है 1 ऑफ द अप्रैल 2022 टू 31 ऑफ द मार्च 2023 तक जाएगा, ठीक। तो हमारे पास यही 2 साल होते हैं बस, कैलेंडर और फाइनेंशियल, और तीसरा कोई साल नहीं होता है, ठीक। अब ये 2 के बाद मैं बता दूं कि अकाउंटिंग पीरियड तुम किसे चूज कर रहे हो ये प्रॉपर तुम्हारा कंसर्न है। अकाउंटिंग ईयर जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप देखो, बस तुमको ये बता देगा कि भैया 1 साल का समय ले लो, ठीक। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने अकाउंटिंग ईयर को कैलेंडर को बनाना चाहते हो कि फाइनेंशियल को बनाना चाहते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारा है। कहीं कोई रूल नहीं है कि नहीं फाइनेंशियल को ही बनाओ। हम फाइनेंशियल बस बना इसलिए लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब इनकम टैक्स पे करोगे तो वो तो फाइनेंशियल पे ही मांगेंगे, तो एक ही चीज की 2 बार अकाउंटिंग नहीं ना करोगे। मतलब नहीं, मैं कैलेंडर अपने बिजनेस के सेटिस्फैक्शन के लिए कैलेंडर बना रहा हूँ और इनकम टैक्स भरने जाऊंगा तो उन्हें फाइनेंशियल चाहिए। एक ही चीज की 2 अकाउंटिंग से बचने से बढ़िया है कि एक ही अकाउंटिंग से हम दोनों काम कर लें। तो हम इसीलिए हम फाइनेंशियल फॉलो करते हैं, नहीं तो ऐसा कहीं कोई रिजिड रूल नहीं है कि फाइनेंशियल ही फॉलो करना है, ठीक है। आज तक अभी कोई भी ऐसा एक्ट आया नहीं है, मैं जहां तक जानता हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो भाई बता देना, ठीक। खुले हुए हैं दरवाजे सबके लिए। भैया सबसे विध्वंसक कॉन्सेप्ट ड्यूअल एस्पेक्ट डबल एंट्री प्रिंसिपल, ठीक है। एज पर दिस प्रिंसिपल ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव एट लीस्ट 2 इफेक्ट। मैं इसको लिख देता हूं, ये बड़ा जरूरी है, ठीक। एज पर दिस प्रिंसिपल या दिस कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ध्यान देना सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैव एट लीस्ट, शब्दों का बड़ा खेल है, एट लीस्ट 2 इफेक्ट, ठीक है। इफ फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन डेबिट साइड, DR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट साइड, देन सेकेंड इज अल्टीमेटली ऑन क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ इसका मेरे दोस्त,
ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके कम से कम मिनिमम 2 इफेक्ट पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 इफेक्ट पड़ेंगे, 2 से ज्यादा पड़ेंगे इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, 2 पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, जब कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है तो मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट भी आते हैं। ठीक, मगर अगर पहला इफेक्ट जो है वो डेबिट साइड में आएगा तो दूसरा अपने आप अल्टीमेटली क्रेडिट साइड में आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर पहला क्रेडिट में आएगा तो दूसरा अपने आप डेबिट साइड में आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं ताकि किसी को दुख तकलीफ कष्ट ना हो। मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश, बहुत छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा एग्जांपल है। मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश फॉर ₹50,000। ठीक है, अब इसमें देख लो भैया, मशीनरी क्या है तुम्हारा, एसेट है, मशीनरी एसेट है। आपने एसेट खरीदा तो एसेट क्या हुआ, बिजनेस में आया। ठीक है, एसेट एक एसेट आया कितने का, 50,000 का। कैश क्या है तुम्हारा, कैश भी एसेट है। ठीक है, तो दूसरा एसेट क्या हुआ, 50,000 रुपए से चला गया, एक आया एक गया, इक्वल इफेक्ट, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट होगा दूसरा अपने आप डेबिट होगा। ये तो प्रकृति का नियम है। ठीक है, आप जो करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलना है। श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है वही ल्यूका फ्रा पैसिवली साहब ने डबल एंट्री प्रिंसिपल लिखते समय कह दिया था। ठीक है, बस इतने का ही अंतर है। आगे भाई, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर और प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी दोनों एक साथ हम देखेंगे। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन घटे, छोटा ट्रांजैक्शन, बड़ा ट्रांजैक्शन, मटेरियल ट्रांजैक्शन, इमटेरियल ट्रांजैक्शन, सारे रिकॉर्ड करने हैं। बिजनेस में अगर आपने 100 रुपए स्टेशनरी पे भी खर्च किया तो उसकी भी अकाउंटिंग करो। 5 करोड़ की सेल है तो वो तो रिकॉर्ड होगी, 4 करोड़ का परचेज है तो वो तो रिकॉर्ड हो गई। मगर अगर 100 रुपए की स्टेशनरी परचेज की गई है, 200 रुपए का रिफ्रेशमेंट हुआ है, ठीक है, कुछ हुआ है, छोटी मोटी चीजें, यानी कि फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड इट इज इमटेरियल दैट ट्रांजैक्शंस हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन बिजनेस और नॉट। जैसे 4 करोड़ की अगर परचेज हम इग्नोर कर देंगे तो ये बहुत बड़ा असर डालेगा। ठीक है, मगर 100 रुपए की चाय का खर्च अगर हम इग्नोर कर देंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मगर फुल डिस्क्लोजर कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड एज इट हैड, जैसे ये घटेगी वैसे आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हर चीज फुल डिस्क्लोजर। जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी मम्मी को हर चीज बताता है। आप बड़े हैं, उससे आप उसके बड़े भाई या बड़े बहन हैं, आपने कोई भी कांड किया घर में मम्मी पापा के नहीं रहने पे, तो छोटा बच्चा जो है वो सब कुछ बताएगा कि मम्मी भैया ने तो आज ये किया था या दीदी ने तो आज ये किया था। ठीक, और मटेरियलिटी का काम तुम लोग करते हो। कैसे, आप सिर्फ वही चीजें डिस्क्लोज करते हैं जो नेसेसरी हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, जो अननेसेसरी हैं, जो इमटेरियल है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पे तुरंत यहां से। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा बिजनेस फुल डिस्क्लोजर पे चलेगा कि मटेरियलिटी पे। अगर तुमने डिसाइड किया कि मेरा बिजनेस फुल डिस्क्लोजर पे चलेगा तो तुमको हर साल फुल डिस्क्लोजर अडॉप्ट करो। ठीक है, छोटी से छोटी चीजों को रिकॉर्ड करो। ठीक है, और अगली साल अब ये नहीं कि इस साल फुल डिस्क्लोजर तो अगले साल मटेरियलिटी, ये नहीं करना है। फुल डिस्क्लोजर तो फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी तो मटेरियलिटी, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, अब यही कंसिस्टेंसी कह रहा था कि अगर आप फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल लेके चलना चाहते हैं तो वही लेके चलिए ना, कौन रोका है। मटेरियलिटी लेके चलना चाहते हैं तो वही लेके चलिए ना, कौन रोका है। अब ये थोड़ी कहो कि एक साल फुल डिस्क्लोजर एक साल मटेरियलिटी, एक साल फुल डिस्क्लोजर एक साल मटेरियलिटी, ऐसे नहीं होता है दोस्त। ठीक, तो ये तो हो गए। अब 2-3 और छोटे छोटे प्रिंसिपल है वो बता के खत्म करूंगा। देखो भैया, अगला और आखिरी प्रिंसिपल है, और भी कुछ छोटे मोटे प्रिंसिपल्स रह जाएंगे तो वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बता दूंगा जब भी कोई पूछेगा तो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, एक ही प्रिंसिपल के 2 नाम है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कंजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं, सुरक्षित करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसकी मीनिंग लिखी हुई है। एज पर दिस प्रिंसिपल ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेज आर रिकॉर्डेड। अब देखो बड़ा ध्यान से, मैंने उसको अंडरलाइन लिखा, जो एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं उसको रिकॉर्ड करना है, यानी हर लगने वाला संभावित नुकसान रिकॉर्ड होगा और हर लगने वाला संभावित फायदा, संभावित, एक्चुअल चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, रिकॉर्ड होगा। एक्चुअल में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों रिकॉर्ड होंगे।
मगर अगर मुझे लग रहा है कि किसी वजह से मुझे लॉस हो सकता है, रिकॉर्ड कर लेंगे, एंटीसिपेटेड लॉसेस रिकॉर्ड होंगे। और अगर मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है, उसे तुरंत इग्नोर कर देंगे। मतलब जब तक एक्चुअल प्रॉफिट हो ना जाए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मगर लॉस चाहे एक्चुअल हो चाहे लगे, दोनों दशा में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस मेथड को, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है इट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ। ये खुद को सुरक्षित करके चलने का तरीका है। ठीक, मुझे लगा कि मुझे नुकसान हो सकता है, हम तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे। मुझे लगा कि मेरा फायदा हो सकता है, हम इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक फायदा नहीं हो उसे एक्चुअल फायदा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जितने भी सारे जरूरी प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, सारे मैंने बता दिए हैं। ठीक, हाँ भैया, अब ये कुछ छोटे मोटे और एक आध दो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स रह गए हैं। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसके तहत ये होता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल, ठीक है, जो एसेट हम खरीदते हैं बेसिकली नॉन करंट एसेट, वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे आपने 1 अप्रैल 2010 को 5 लाख रुपीज की एक मशीनरी खरीदी। ठीक है, तो हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, आप उसको कितने का रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? 5 लाख का। क्यों? क्योंकि ये जो 5 लाख रुपीज है, जब आपने खरीदा था तो इसको क्या कहा जाएगा? बुक वैल्यू। ये बात बिल्कुल ध्यान देना, जब आपने खरीदी थी, जो आप बुक्स में जो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक वैल्यू कहते हैं। अब आज के दिन मान लो 1 अप्रैल 2020 को इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो पॉसिबल है कि इसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख भी हो सकती है, इसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केट वैल्यू कुछ भी हो वो नहीं रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड क्या होगी? इसकी बुक वैल्यू, हर साल, साल दर साल। ठीक, अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है, सबसे बड़ा तो नहीं है मगर ड्रॉबैक्स में से एक है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना एक अकाउंटिंग का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, जो हमने बातचीत की थी। ठीक है, और विंडो ड्रेसिंग यहीं से आती है। और अब अगले पे आते हैं, नेक्स्ट और एंड एकदम खत्म कर रहे हैं बहुत जल्दी। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ठीक, मैचिंग कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब है कि मैच कराना। अब मैच क्या क्या होता है? हम अपने खर्चे को मैच करा रहे हैं अपनी इनकम से, अपने एसेट को मैच करा रहे हैं अपनी लाइबिलिटी से, अपने स्ट्रेंथ को मैच करा रहे हैं अपनी वीकनेस से। यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस में हम आखिर हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, खर्चे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकम्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसेट्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से मैच कराना। यानी कि अगर इस साल मेरा 5 लाख का एक्सपेंस है तो इनकम क्या है? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम विद रिस्पेक्टिव टू एक्सपेंसेस, उनको मैच करा के रिकॉर्ड कराना, तभी तो हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को निकाल पाएंगे। एक्सपेंसेस अगर इनकम से ज़्यादा होगा तो लॉस है, एक्सपेंसेस अगर इनकम से कम होगा तो प्रॉफिट है। तो अपन रिकॉर्ड करेंगे तभी तो, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे? ठीक है, तो मैचिंग का मतलब है एक्सपेंसेस को इनकम्स के साथ मैच करा के रिकॉर्ड करना, और पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद तभी हम एंड रिजल्ट पे आते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूरा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। हमारी आपकी आज की बातचीत यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो, धन्यवाद।